Hello, friends. A very warm welcome. Now, in continuation of this class, which we had discussed in our previous classes, the context of colonialism and imperialism. We have been traveling from Africa to Asia, and in Asia, we have been traveling to China. Then we went on to see how Latin America was also colonized. लेकिन सबका कोर प्रोसेस तो सेम है, लेकिन मेथड्स एंड प्रिंसिपल्स सब जगह इक्वल तरीके से, इक्वल इंटेंसिटी से अप्लाई नहीं किए गए। तो आज के लेक्चर में वी वांट टू अंडरस्टैंड कि ऐसा मिडल ईस्ट में क्या हो। मिडल ईस्ट जो कि बहुत लंबे समय तक इन द मॉडर्न टाइम्स व्हेन वी से 1498 में तो ऑटोमन टर्क ग्लोरी में आ जाते हैं। ऑटोमन टर्क्स ऑटोमन एम्पायर। लेकिन जब हम एक बहुत इंपॉर्टेंट इवेंट की बात करते हैं अर्ली 20th सेंचुरी की, उस समय इंडिपेंडेंट अरब स्टेट्स का नैरेटिव शेप लेने लगा था। अरब अरब वर्ल्ड, Arab leaders, because of petroleum, because of World War One and World War Two developments later on, क्योंकि अरब्स को एलाइड पावर्स ने अगेन बिकॉज ऑफ देयर ओन कॉलोनियल इंटरेस्ट अपने आप में अपने बेनिफिट्स और अपने तरीके से डिवाइड कर दिया। सो व्हाट यू हैव टू रिमेंबर दैट पैलेस्टीन, इराक एंड ट्रांस जॉर्डन यानी जॉर्डन और उसके आगे पीछे वो सब आ गया ब्रिटिश मैंडेट, यानी ब्रिटिश के पास मैंडेट। डिस्कशन किया, राउंड टेबल पर बैठे, ब्रिटिश पार्लियामेंट में बड़ी बड़ी बात हुई और उसको मान लिया गया और हाई मोरल ग्राउंड भी ले लिया गया। लेबनान विल बी अंडर फ्रेंच मैंडेट। आज भी लेबनीज कल्चर अपने कल्चर के साथ साथ फ्रेंच कल्चर से मल्टी एथनिक सोसाइटी, इसलिए नेशनल एस्पिरेशंस इंजर्ड होंगी। जबकि टर्की की बात करें तो टर्की की लोकेशन, इट इज बिटवीन एशिया एंड यूरोप। अभी भी टर्की ईयू का मेंबर बनने के प्रोसेस में है। वो भी एक लॉन्ग स्ट्रेटेजिक ड्रॉन प्रोसेस है। रशिया के भी साथ है, रशिया के भी अगेंस्ट है, यूएस के भी साथ है, यूएस के भी अगेंस्ट है, क्योंकि अपना नेशनल इंटरेस्ट पहले प्रोटेक्ट करना है। सच ए स्ट्रेटेजिक लोकेशन। इन वन कॉन्टेक्स्ट आप कह सकते हो ड्यूरिंग कोल्ड वॉर टाइम्स यूएस ने पाकिस्तान का साथ इतना क्यों दिया? स्ट्रेटेजिक रीजंस। सो टर्की got recognized and got streamlined on the western democratic ideas in some way after 1908, क्योंकि वहां पर यंग टर्क रिवोल्यूशन जिसे हम कहते हैं वो आया। क्योंकि आप याद करिए फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में टर्की, जर्मनी, जापान, ये सारे जो एलाइज थे ये हारे। ह्यूमिलेटिंग ट्रीटीज इंपोज हुई, ट्रीटी ऑफ वारसाई जिसको हम कहते हैं, और मुस्तफा कमाल पेशा उनका रोल आया, क्योंकि उन्हें ही मॉडर्न टर्की का आर्किटेक्ट कहा जाता है। जैसे इंडिया के लिए जवाहरलाल नेहरू हैं, टर्की के लिए मुस्तफा कमाल पाशा है। उसको अततुर्क, अततुर्क, यू नो, टर्क अमंग टर्क्स, तुर्कों का सरताज भी कहा गया है। टर्की वॉज डिक्लेयर्ड अस रिपब्लिक, इट वॉज ए सेकुलर कंट्री, इट वॉज सपोज टू बी कैलिफेट यानी खलीफा, जिसमें पूरे के पूरे जो इस्लामिक टेरिटरीज हैं, सेक्रेड टेरिटरीज हैं, वो सभी एक ही रिलीजियस हेड के अंडर होंगी। उसको खलीफा कहा गया। खलीफा को ही कैलिफेट कहते हैं और उसी से खिलाफत मूवमेंट का नाम है। खलीफा के विचारों को प्रकट करती हुई खिलाफत। खिलाफत का अगर लिटरल मीनिंग लेंगे तो ब्रिटिश के अगेंस्ट हो गया और खलीफा तो हो ही गया। वुमेन को इसीलिए कुछ रोल दिया जाएगा, और टर्की में भी आप कह लीजिए
एक तरीके से मॉडर्न डेवलपमेंट आएगा। सोशलिस्ट आइडियाज भी इम्पैक्ट करेंगे क्योंकि 5 ईयर प्लान्स होंगे वहां पे रशिया की तरह, यूएसएसआर की तरह। और नॉन टर्क पॉपुलेशंस को भी स्पेस मिलेगा। यानी कि टर्की और ईरान, ईरान की पॉपुलेशन शिया, और टर्की में तुर्क, उसके अलावा अरब है। और वहीं पर बीच में है ये इजराइल, जो यूनाइटेड नेशंस, या कहिए यूएस, यूके एंड ब्रिटिश, यूके एंड फ्रांस एंड ऑल दीज पावर्स दे वेंट ऑन टू पुट देयर इन 1948 इन पैलेस्टीन। यानी जहां पैलेस्टीन होना चाहिए वहां बन गया इसराइल। अरब नेशंस अपने सेल्फ इंटरेस्ट और अपनी सेल्फ ग्लोरी के लिए, अपने नेशनलिज्म के लिए कई बार उठ खड़े हुए। अभी भी वहां पर मोनार्की, फ्यूडलिज्म का जो एक एस्पेक्ट है वो अभी भी दिखता है अरब लॉर्ड्स में। और जो सबसे बड़ा डिस्प्यूट का रीजन कि भाई हम खलीफा को क्यों माने, क्यों ना माने हम मदीना, क्यों ना माने हम मक्का को, क्योंकि मक्का और मदीना इज द प्योरेस्ट ऑफ अरब डिसेंट, उनका बेटर क्लेम है। तो ये लड़ाई तो आज भी है, आज भी। चलो मदीना चले, चलो मक्का मदीना जिहाद जो एक फिलॉसफी है वो डिराइव्ड है, और टर्की का अपना एक अलग फिलॉसफी है जो कि पूरी तरह से उससे जल नहीं करती। तो आप देखिए कि लेबनान एंड सीरिया इज गेटिंग इंडिपेंडेंस फ्रॉम फ्रांस इन 1943, लेकिन ये सिर्फ एक इंडिपेंडेंस ऑन पेपर है। इराक बिकेम सोवरेन इन 1932 इवन बिफोर इंडिया। ब्रिटिश इन्फ्लुएंस सदियों तक खत्म नहीं हुआ, और आप जानते हैं इराक की आज पोजीशन क्या है। जॉर्डन ऑल्सो गॉट इंडिपेंडेंस इन 1946। प्लीज remember very clearly the strategic and geographical locations which are visible on your map. तो यानी एक मैंडेट, जैसा मैंने शब्द कहा, ये मैंडेट क्या है, बैठ के बात की गई भाई क्या करें। लॉन्ग टर्म सॉल्यूशन तो निकल नहीं सकता, लेकिन हमारा सरदर्द ऐसे खत्म हो सकता है, और बाकी ये जाने इनका काम जाने। लीबिया भी इटली से इंडिपेंडेंट हुआ 1915 में, आज लीबिया की हालत देख लीजिए। ट्यूनीशिया, जहां से अरब स्प्रिंग स्टार्ट होता है 1956, एंड मोरक्को फ्रॉम फ्रांस एंड स्पेन। मोरक्को अभी भी मोरक्कोज जो उसकी हेरिटेज है, जो उसकी ग्लोरी है, वो अभी भी मतलब पूरे वर्ल्ड के टूरिस्ट को अट्रैक्ट करती है। कैन यू एनी वन ऑफ यू टेल मी कैपिटल ऑफ मोरक्को? I don't know. मेरे हिसाब से रबात होनी चाहिए। Maybe डू the चेक। probability. अब वही जो मैंने आपसे कहा कि स्काइक्स एंड पिकॉट 1961 1916 में जब उन्होंने डिस्कशंस किए, क्योंकि साइक्स एंड पिकॉट्स का बहुत इंपॉर्टेंट रोल है, एंड साइक्स एंड पिकॉट दे वर रिफ्लेक्टिंग कॉलोनियल एंड ऑल्सो इंपीरियलिस्टिक आइडियाज। अब आप देख लीजिए कैसे मॉडर्न बॉर्डर्स के हिसाब से वो डेवलप। इटालियन कंट्रोल और इन्फ्लुएंस टर्की और उसके आसपास के जोन में हम देख सकते हैं। ब्रिटिश कंट्रोल और जो उसका पूरा, आप कह सकते हैं एक लॉन्ग टर्म इन्फ्लुएंस है, वो पूरा कुवैत, इराक और किरकुक, जो अभी भी बहुत ही फेमस साइट है। उसका नाम अक्सर आता है व्हेन वी स्पीक अबाउट इराक। मसूल भी है। और ये सारी प्लेसेस रिलीजियस और साथ साथ में ऑयल रिफाइनरीज और ऑयल फील्ड्स के लिए भी जानी जाती हैं। इराक में ऐसे बहुत सारे इंपॉर्टेंट रीजन्स हैं। इराक के पास इतना नेचुरल एसेट्स और रिसोर्सेज रहे कि वो फिर भी उसके बावजूद भी आप कह सकते हैं कि एक मॉडर्न, एक डेमोक्रेटिक, या कह लीजिए एंशियंट सिविलाइजेशन, जहाँ पर मेसोपोटामिया, और जहाँ पर जो है एंशियंट, इतने सच्ची, इतनी इतनी डीप लेगेसी है, फिर भी वो पीसफुल आज तक ट्रांजिशन नहीं हो पाए। कारण है, उसका कारण है again the happenings taking place in the First World War, Second World War, and the next 60 years. The influence, the activities, and most importantly इनके पास पेट्रोलियम का होना। सो प्लीज रिमेंबर दैट दीज मॉडर्न पावर्स जो हमें दिखती हैं पूरी सेकुलर, दिखती हैं पूरी, दे आर फॉलोइंग ऑल द इंटरनेशनल नॉर्म्स एंड रूल्स,
but they are the one who are the creator of the international problems. सीरिया में आज जो भी है, क्या उसके लिए फ्रेंच इंपीरियलिज्म की रूट्स कुछ हद तक जिम्मेदार नहीं होंगी? बाथ पार्टी आती है, यू नो, बशर अल असद, who is no more part of the governing system when he fled away. His father also created a semblance of modernity, a semblance of democratic ideas, क्योंकि इकोनॉमिक लिबरलिज्म तो आ गया, लेकिन रिप्रेशन का क्या होगा? आपको सोचना चाहिए कि इतनी बमबारी के बावजूद भी, चाहे वो यूक्रेन हो, और चाहे फिर वो मिडिल ईस्ट का गाजा हो, और चाहे फिर वो सीरिया और इराक और ईरान हो, because of their economic standards, they have not been devastated completely. So, जो अभी हमने जो बात की, जस्ट नाउ व्हाट वी हैव डिस्कस्ड, ऑयल रिफाइनरीज, टैंकर टर्मिनल्स और शिपिंग लेन्स, इन्होंने बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया, क्योंकि डीकॉलोनाइजेशन के बावजूद, एज आई जस्ट सेड, यूरोपियन इंपीरियलिज्म इज प्लेइंग ए वेरी इंपॉर्टेंट रोल. तो क्या कीवर्ड है? सिंपैथेटिक कंजर्वेटिव मोनार्क्स. सिंपैथेटिक कंजर्वेटिव मोनार्क्स जो कि प्रो पीपल नहीं होंगे, वो प्रो इंपीरियलिज्म ही रहेंगे. ब्रिटिश पेट्रोलियम, जिसको एक्चुअली में एंग्लो पर्शियन ऑयल कंपनी कहा जाता था, चाहे वो ईरान हो, चाहे वो इराक हो, चाहे वो अरेबियन पेनिनसुला हो, सब में उसकी रूट्स थी. शेल कंपनी, जो आज भी वन ऑफ द जायंट्स है, इट वाज हैविंग रूट्स इन अरब नेशंस लाइक इराक एंड ओमान. दैट इज वाई प्रो वेस्ट गवर्नमेंट्स इन द मोस्ट अरब स्टेट्स, दे विल बी रिप्लेस्ड बाय नॉन, आप कह सकते हो कि इस तरीके की थिंकिंग है लास्ट में, कि कैसे नॉन अलाइनमेंट की तरफ बढ़ने की कोशिश की जाए. कोशिश करेंगे वो, लेकिन ऐसा हो नहीं पाएगा आज भी. इन टुडेज टाइम ऑल्सो, व्हाट वी कैन से, यूएस की बेस अरेबियन पेनिनसुला में बहुत स्ट्रांग है. बात होती है, एक सेकंड में उनके जहाजी बेड़े, देयर देयर नेवल शिप्स एंड द फोर्सेस आर देयर. ये बात और है, चाहे वो योथीज हो, चाहे फिर वो इराक हो, चाहे फिर वो हिजबुल्ला हो, चाहे फिर वो हमास हो, क्योंकि उसका जब तक लोकल सपोर्ट है, लोकल पाइपलाइन है, जब तक उसके लिए एक पॉपुलर रेजिस्टेंस है, जब तक वो ग्रीवेंसेस जुड़ी हुई हैं, तब तक उसको कोई खत्म नहीं कर सकता. बट प्लीज अंडरस्टैंड, इन स्पाइट ऑफ सेंक्शंस, इन स्पाइट ऑफ सो मच रिप्रेशन, ईरान will be able to create its own nuclear arsenal. And see the locations. Please always remember this map also, कि कैसे सऊदी अरेबिया, बहरीन, कतर, वो इतने वर्ल्ड, दुबई, इतने एडवांस्ड हैं, लेकिन उनके पास हाईली सोफिस्टिकेटेड सपोर्ट भी है, मोस्टली ऑफ द यूएस. वरना आप ईरानियन टेरिटोरियल वाटर को देखिए, आप लोकेशन देखिए, स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज की वैल्यू समझिए आप. स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज क्यों वर्ल्ड का नर्व सेंटर है, और रेड सी के अंदर वी हैव रेड कैसे हौथीज का अपने आप में दबदबा है. सो द क्वेश्चन अराइजेस दैट हाउ, जस्ट अ मोमेंट प्लीज. यस, सो क्वेश्चन अराइजेस दैट वर्ल्ड पावर्स ने पूरी फ्रीडम क्यों नहीं दी? आई होप वी नो द आंसर, लाइक द वे वी हैड सीन इन लैटिन अमेरिका, वी हैव सीन इन केस ऑफ अफ्रीका. तो आंसर क्लियर है, बट यहां पर थोड़ी कॉम्प्लेक्सिटी भी थी, because British supported the idea of a Jewish nation state in Palestine. It was the one which went on to say एंशियंट होमलैंड, एंशियंट टेक्स्ट में यही बताया गया है. और जब पैलेस्टीन ब्रिटिश मैंडेट बनता है, तो ब्रिटिश अपनी सेफगार्ड में ज्यूज का इमिग्रेशन उनके होमलैंड में कराना शुरू कर देते हैं, क्योंकि इसके साथ साथ जो एक हिस्टोरिकल प्रोसेस चला यूरोप में, दैट इज परसिक्यूशन ऑफ ज्यूज बाय नाजीज, उससे उसको और हवा मिली. एंड बाय 1947
यूनाइटेड नेशन में वोट हुआ और पैलेस्टीन को इजराइल और पैलेस्टीन में डिवाइड कर दिया गया। लेकिन 1948 के बाद, एज वी विल सी, इजराइल इंडिपेंडेंट हो गया। ऑलरेडी इट इज गेटिंग कंप्लीट सपोर्ट ऑफ द यूके यूएस। वो अपने अरब नेशन, जो अरब बाकी अरब स्टेट्स हैं, जिनको उस तरीके का कोई सपोर्ट नहीं मिला, जिनका कोई उस तरीके का डेमोक्रेटिक एंड स्ट्रेटेजिक मिलिट्री एंड इवन कल्चरल माइंडसेट भी नहीं है, दे विल नॉट बी एबल टू हैंडल द प्रेजेंस ऑफ इजराइल। इजराइल इज वेरी टाइनी, बट देन इट विल बी एबल टू अटैक इट्स अरब स्टेट्स, क्योंकि वही ब्रिटिश एंड यूएस, उनका सपोर्ट मिलेगा, ब्रिटिश एंड यूएस की पॉलिसी होगी। और आप कह सकते हैं कि एक तरीके का कॉम्प्लेक्स पैराडाइम शुरू हो जाएगा। यानी इजराइल तो स्ट्रांग होता जाएगा, पैलेस्टीन उसी को सर्व करेंगे, और जो रेजिस्टेंस में जाएंगे दे विल बी फेसिंग डेथ, दे विल बी फेसिंग ऑब्सक्यूरनेस। इजराइल जीत जाएंगे, इजराइल वॉर जीतेंगे, और वो धीरे धीरे और भी पैलेस्टीन का एरिया, जितना कि यूएन पार्टीशन ने उनको दिया था, उससे ज्यादा वो लेते चले जाए। इसका मतलब पैलेस्टीनियन अरब्स विद टाइम दे विल बिकम विक्टिम्स एंड द मेजॉरिटी विल बिकम स्टेटलेस। कुछ जो है वो वेस्ट बैंक पर माइग्रेट कर जाएंगे। So the creation of Israel in Palestine and the area belonging to Palestinian Arabs, it is an issue with the Arab states. लेकिन as I just said, Israel also had its own legitimacy. अरब स्टेट्स उसको स्वीकार नहीं करेंगे। लेकिन इसमें क्वेश्चन उठता है कि क्या कुछ और रोल प्ले किया जा सकता था बाय द यूएस और बाय द ब्रिटिश, और आज भी किया जा सकता है। सो नो सॉल्यूशन हैड बीन रीच्ड टिल नाउ, नो पीस एग्रीमेंट, नो परमानेंट पीस हो ही नहीं सकता जब तक आप कोर प्रॉब्लम को सॉल्व नहीं करोगे। सो अरब नेशनलिज्म, विच इज बेस्ड अपॉन देयर ट्राइबल एफिनिटी, देयर ट्राइबल कल्चर, नेशनलिज्म, यूनिटी ऑफ लैंग्वेज, यूनिटी ऑफ रिलीजन, और उन्होंने फॉरेन इंटरवेंशन के अगेंस्ट सबने मिलकर लड़ाई लड़ी, और इंडिपेंडेंस होने के लिए उन्होंने पूरी ताकत भी लगाई। एक एग्जाम्पल अगर हम दें, तो पॉलिसी ऑफ डिवाइड एंड रूल जब सीरिया में फ्रेंच करता है, इट विल बी रिवोल्टिंग अगेंस्ट फ्रेंच एडमिनिस्ट्रेशन। बट लेकिन उसका मतलब ये नहीं हुआ जो आज सीरिया में पोजीशन है, इट कुड हैव बीन बेटर। इट ऑल्सो रिक्वायर्ड ए काइंड ऑफ ए सस्टेंस जो कि नहीं मिली। यानी पॉलिटिकल एंड इकोनॉमिक यूनिटी की जब हम बात करते हैं, लाइक द वे यूरोपियन यूनियन, तो अरब लीग बना। अरब लीग इज गोइंग टू वर्क ऑन द आइडियाज ऑफ इक्वलिटी, म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग ऑफ अरब नेशंस। उसकी मेंबरशिप भी एक्सपेंड की गई, विच वी विल सी इन द इंटरनेशनल रिलेशंस लेक्चर्स। लेकिन लॉन्ग टर्म में उसका कोई खास, बहुत लॉन्ग टर्म में फायदा नहीं हो पाया। आज भी उसकी वैल्यू है। ऐसे तो गल्फ कोऑपरेशन काउंसिल भी है गल्फ रीजन के लिए, वो जबकि ज्यादा इकोनॉमिकली वायबल है, और इंडिया के साथ उसके रिलेशंस भी। तो एक जो कॉमन फैक्टर है, दैट इज एनिमिटी अगेंस्ट इसराइल, जिससे अरब यूनिटी को बूस्ट मिला। लेकिन आप देख सकते हैं विद द 20th सेंचुरी एंड द 21st सेंचुरी एंड द ग्लोबल आइडियाज एंड चैलेंजेस, उसके बावजूद भी उसमें बहुत, आप कह नहीं सकते कि पूरा अरब एंड पूरा का पूरा मिडल ईस्ट एक साथ खड़ा हो गया। उसमें भी everybody is not standing together. On one side you have Arab, Saudi Arabia as one of the leaders, and then when you see what is happening with the Iran, then Iraq or Syria or Lebanon, they are not, even all of them are coming together on one platform and helping it. तो ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं हो पाया है। हमने ऐसा अपनी अंडरस्टैंडिंग से भी पाया है। सो पैन अरेबिज्म एक इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है। कॉमन एनिमिटी अगेंस्ट इसराइल था, और अभी द रिसेंट इवेंट एंड द डेवलपमेंट ऑफ अटैक ऑफ हमास ऑन इसराइल, वो एक तरीके से अरब, यूएस और इसराइल की जो, सऊदी अरेबिया, यूएस और इसराइल की जो एक तरीके से मन मुटाव को कम करने वाला जो एक एग्रीमेंट होने वाला था, उसको उसने सदियों के लिए और आगे भेज दिया। सो कर्नल नसीर ऑफ इजिप्ट, उन्होंने जो है बहुत काम किया पैन अरबिज्म के लिए। इजिप्ट अभी भी है, इजिप्ट सारी क्राइसिस को भी देख रहा है, लेकिन कोई भी इतना पावरफुल नहीं है दैट दे आर गोइंग टू स्टॉप इसराइल, दे आर गोइंग टू मेंड द वेज। ऐसा नहीं हो पा रहा है। दैट इज व्हाट इज द ट्रूथ इज। सो यूनाइटेड अरब रिपब्लिक जब बना 1958 में,
नासिर उसके प्रेसिडेंट थे, लेकिन उनकी डेथ के बाद फिर से वही फेडरेशन बन गया अरब रिपब्लिक्स का। उसमें सीरिया अलग हो गया, लीबिया अलग हो गया, इजिप्ट अलग हो गया। तो यानी कुल मिला के, इवन इफ यू सी द डेमोक्रेटिक क्रेडेंशियल ऑफ इजिप्ट, वो भी कोई बहुत ज्यादा उसमें चेंजेस नहीं लेके आ पाया। इट अगेन बिलोंग्स टू द एडमिनिस्ट्रेटिव, लिंग्विस्टिक एंड ऑल्सो द कल्चरल आइडेंटिटी ऑफ अ प्लेस। सो प्लीज अंडरस्टैंड हियर कि कैसे हिस्टोरिक पैलेस्टीन था 100%। कैसे, देखिए मेडिटेरेनियन सी है, जॉर्डन है, डेड सी है, इजिप्ट है। कैसे 1947 में बात की गई कि कैसे आप पैलेस्टीन और इसराइल को बनाएंगे। इसराइल बना, जॉर्डन है साइड में। 1967 में पैलेस्टीनियन जो लिबरेशन ऑर्गेनाइजेशन है, वो आप कह सकते हैं कि 1988 तक उसने कॉम्प्रोमाइज कर लिया कि ठीक है, ये जो बीच का एरिया हम देखते हैं, ये हम मान लेंगे कि भाई ये जो है पैलेस्टीनियन स्टेट का पार्ट होना चाहिए। प्लीज हैव ए लुक 1947 में फिर भी काफी सारा पोर्शन, बिकॉज इसराइल इज सराउंडिंग फ्रॉम ऑल द थ्री साइड्स। और इधर आपका, जिसको हम गाजा पट्टी कहते हैं, गाजा स्ट्रिप, क्योंकि वो लॉन्ग एलोंगेटेड एरिया है, और इधर आपका इजिप्ट आ जाता है। यानी इसीलिए जब प्रेशर आता है, रिफ्यूजीज होते हैं, बॉम्बार्डिंग होती है, अगर इजिप्ट अपने गेट नहीं खोलेगा, इजिप्ट सपोर्ट नहीं करेगा, तो लोग स्टफ करके कोने में ही मर जाएंगे। देयर इज नो अदर वे टू गो। और ऐसा ही आप नॉर्थ में देख सकते हैं। सो हाइफा, यू कैन सी ऑन द मैप, ऑन द नॉर्थ साइड, यू नो। इसीलिए बैटल्स भी हुई, इसीलिए वो फेमस बैटल्स है। तो वेस्ट बैंक, गाजा स्ट्रिप। अब देखिए, अब डोनाल्ड ट्रम्प, व्हाट ही हैड बीन टॉकिंग अबाउट, गाजा स्ट्रिप तो उतनी ही रहेगी। अब आप देखिए वेस्ट बैंक के अंदर भी जेरूसलम और उसके आसपास जो सिर्फ टाइनी फ्रेगमेंट्स रह जाएंगे, वो रह जाएगा आपके हिसाब से पैलेस्टीन, बाकी सब खत्म हो जाएगा। तो दिस इज हाउ, बट वेयर द पीपल विल गो, वेयर द वेयर द आइडेंटिटी विल गो, वेयर द जनरेशंस हु हैव सैक्रिफाइस्ड। यासर अराफात के जमाने से, वो एक बहुत ही ग्रेट लीडर थे। इंडिया का 1990 से पहले पैलेस्टीनियन कॉज के लिए 100% सपोर्ट रहा है। वी विल स्टडी सेपरेटली कि हमने 1991 से पहले तो कभी इसराइल को रिकॉग्निशन भी नहीं दी। एम्बेसी की तो बात और है, रिकॉग्निशन इन द सेंस वी नेवर, वी हैड डिप्लोमेटिक रिलेशंस बट वी नेवर अलाउड एंड एक्नॉलेज इट, क्योंकि हमारा स्टैंड ही दूसरे टाइप से था। बिल्कुल कंप्लीटली डिफरेंट रिलेशनशिप हो गई है लास्ट 30 ईयर्स में। अब आप देखिए इजिप्ट को, कैसे अभी सीरिया में जो हो रहा है, और आप लेबनान का तो आपने देखा ही है इन द रिसेंट टाइम्स ऑल्सो, कि कैसे सिनाई पेनिनसुला, ये रहा सिनाई पेनिनसुला, ये भी इसराइल के कब्जे में है। गोलन हाइट्स भी इसराइल के कब्जे में है। गाजा, वेस्ट बैंक, और इधर जॉर्डन हो गया। ये बीच में आपका, यू नो, आपका बाकी मैरीटाइम एरिया हो गया। सीरिया आपका इधर हो गया, गोलन हाइट्स ऑलरेडी इट इज इन द कंट्रोल ऑफ इसराइल। तो इस तरीके का स्ट्रैटेजिक और साथ ही साथ मिलिटरिस्टिक डोमिनेशन बिना हुए इसराइल का सर्वाइवल नहीं हो सकता। क्योंकि अरब्स के अमंग यूनिटी नहीं रही, क्योंकि उनके अपने इंटर स्टेट इश्यूज भी रहे, क्योंकि रॉयल फैमिलीज ऑफ सऊदी अरेबिया या फिर आप जॉर्डन कह लीजिए, वो टू प्रो ब्रिटिश रहे। या अभी भी आप कह लीजिए कि दे हैव नॉट बीन एक्चुअली, अरब नेशनलिज्म के जो कोर प्रिंसिपल्स होते हैं वो मॉडर्निटी से मैच नहीं हुए। यूरोपियन नेशंस ने मिडिल ईस्ट में इंटरफेयर किया बिकॉज ऑफ देयर हैवीली डिपेंडेंस ऑन ऑयल। कहाँ से आएगा? सो इजिप्ट का प्रो अरब नेशनलिस्ट और सोशलिस्टिक पॉलिसी शुरू में जो उसने दिखाई, इससे वहां पे मॉडर्नाइजेशन भी आता है। लेकिन फिर भी यूएस ने उसको उस तरीके से एक ग्रेट पावर इमर्ज होने नहीं दिया, और कोल्ड वॉर में जितना यूज कर सकते थे उसका किया। सो लैक ऑफ यूनिटी अमंग अरब बिकॉज ऑफ देयर ओन, यू नो, ओन, बिकॉज ऑफ देयर ओन लिमिटेशंस हम कह सकते हैं। एंड द वेस्टर्न पावर्स कंप्लीटली poking their nose into it time and again, it has been able to create a kind of a situation which has been pro western nations. दूसरा, इजिप्ट ने शुरू में इसराइल के अगेंस्ट डोमिनेंट एटीट्यूड के बावजूद भी बाद में पीस सेटलमेंट कर लिया, स्पेशली आफ्टर 1970s। लेकिन आपको सोचना पड़ेगा कि चाहे इजिप्ट है, चाहे सीरिया है, चाहे लीबिया है,
उन सब के बहुत ही एंशियंट ओरिजिन्स हैं। दे वर सिविलाइजेशन, दे वर द हॉटबेड्स ऑफ सिविलाइजेशन। इसीलिए इन्हीं जगहों से अभी इस्लामिक रिवाइवलिज्म भी हुआ। चाहे फिर ओसामा बिन लादेन की बात करें, अलकायदा की बात करें, चाहे फिर आप बात करो इस्लामिक स्टेट की। तो एक तरीके से जो कोर इस्लामिक प्रिंसिपल्स हैं, जो कि विच आर डीपली embedded इनटू द ट्रेडिशनल एंड आल्सो वन कैन से द द वन काइंड ऑफ इंटरप्रिटेशन ऑफ द कुरान एंड इस्लामिक आइडियाज, वहां से जिहाद भी हुआ। सो अरब नेशनलिज्म आप कह सकते हैं it has been an ongoing and still it is being moving on. Western powers they had also penetrated and worked over it, लेकिन एक सिग्निफिकेंट एक्टर है वो। अभी सऊदी अरेबिया इंडिपेंडेंटली अपने आप को बचाने के लिए, अगर वहां पर डिसेंट है और यूएस एज ए डेमोक्रेटिक पावर क्लेम कि भाई सऊदी अरेबिया गलत कर रहा है, तो उसके मोनार्क को, अभी भी जो उसके मोनार्क हैं, उनको कुछ हद तक फ्री हैंड मिलेगा, यानी कि अपनी कमर खुजाना। सदाम हुसैन को इसलिए नहीं, वेपन्स ऑफ मास डिस्ट्रक्शन तो एक बहाना था जो कभी मिले भी नहीं, लेकिन उससे ज्यादा बात होती है हेजिमनी को एक्सटेंड करना और बाकी चीजों को समझना। सो वी हैव टू अंडरस्टैंड कि जब अरब इजरायली वॉर होता है 1973 का, तो आप देखो 6 डेज वॉर। एक 6 डेज वॉर तो सेपरेट है, दैट्स व्हाट वी विल टॉक अबाउट। लेकिन आई वांट टू से दैट ऑन October 6 1973 इजिप्ट एंड सीरिया, उन्होंने जॉइंटली सरप्राइज अटैक जब इसराइल पे किया, और एक बहुत ही इंपॉर्टेंट जो कॉन्सेप्ट आता है यम कपूर, हॉलीडे ऑफ यम कपूर, उस दिन ही उन्होंने अटैक किया और कुछ टेरिटरी को रीगेन भी किया जो उन्होंने 1967 में जो उन्होंने लूज की थी। तो आप देखो October 6 1973, October 14 1973, 17, October 22 एंड October 25। तो जो हम 6 डेज वॉर, जो एक मतलब एक कॉन्सेप्ट आता है जिसकी हम बात भी करते हैं, वो बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है यहां पर। अगर आप देखोगे तो इजिप्शियन एंड सीरियन आर्मीज, वो फिर भी यू नो फिर भी एक साथ कोशिश करने के बावजूद भी कुछ नहीं कर पाई, क्योंकि यूनाइटेड स्टेट्स ने मैसिव सपोर्ट हमेशा ही दिया है। अरब कंट्रीज ने ऑयल एम्बार्गो भी लगा दिया, लेकिन वो पहले की बातें हैं। उसके बावजूद भी आप कह सकते हो कि नीदर इजराइल नॉर यूएस दे वर नॉट बैकिंग आउट। यूनाइटेड नेशंस ऑब्वियसली इट विल बी टॉकिंग द स्पिरिट एंड आइडियाज थ्रू यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल, वहां पर दूसरे आइडियाज होंगे। तो सीज फायर होंगे, लेकिन आप कह सकते हैं कि इसराइल पीस ट्रीटी करेगा। मोस्ट इंपॉर्टेंटली एक कैंप डेविड डेविड अकॉर्ड होगा, और अकॉर्डिंग टू द एग्रीमेंट इसराइल जो है वो सिनाई पेनिनसुला इजिप्ट को दे देगा, और इजिप्ट जो है बदले में इसराइल को फुल रिकॉग्निशन दे देगा। लेकिन जो सुएज कनाल क्राइसिस है जिसकी हम बात करते हैं, वो भी एक बहुत ही इंपॉर्टेंट डेवलपमेंट और कॉन्सेप्ट है। सुएज कनाल अपने आप में स्ट्रैटेजिक है, अपने आप में इकोनॉमिक स्ट्रेंथ ग्लोबलाइजेशन का एग्जाम्पल है, लेकिन वेस्टर्न पावर्स सुएज कनाल को कंट्रोल ना करें। दूसरा, अरब यूनिटी को फेवर किया जाए, पैलेस्टीनियन को ज्यूज से मुक्ति मिले। इजिप्ट ने तो अल्जीरियन अरब्स को भी हेल्प किया अगेंस्ट फ्रांस। एंड मोस्ट इंपॉर्टेंटली, जितने भी ब्रिटिश स्पॉन्सर्ड डेवलपमेंट्स होंगे, फॉर एग्जांपल बगदाद पैक्ट, उसमें भी आप कह सकते हैं इजिप्ट शुरू में अरब नेशनलिज्म के लिए खड़ा, और वो यूएसएसआर का जो कैंप है उसको प्रो अलाइंड हो जाए। इसलिए अमेरिका, ब्रिटेन और फ्रांस उनकी पॉलिसी को रिसेंट करें। सो क्राइसिस पॉइंट क्या है? नेशनलाइजेशन ऑफ सुएज कनाल, क्योंकि रास्ता ही वही है। इसीलिए जो अभी हमने डिस्कस किया, प्लान्ड इजराइल इन्वेजन ऑफ इजिप्ट, ब्रिटिश एंड फ्रेंच अटैक्स, इससे रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड में आवाज उठेंगी। लेकिन आप कह सकते हैं यूएस, यूके और फ्रांस वो फोर्स हो जाएंगे अपनी आर्मी को विड्रॉ करने के लिए, लेकिन वो चाहते थे कि किसी भी कॉस्ट पर जो सुएज कनाल है वो इंटरनेशनल डोमेन में रहे, यानी इंपीरियलिस्टिक डोमेन में रहे, और उसका हम फायदा उठाएं। सो 1956 में यूएन इज गोइंग टू एस्टैब्लिश यूनाइटेड नेशंस इमरजेंसी फोर्स,
और फॉरेन ट्रूप्स को विड्रॉ करने की बात की जाएगी, पीसफुल ऑपरेशन स्टार्ट हो जाएगा। और प्रेसिडेंट नसीर वो जो चाहते थे वो होगा। इसीलिए प्रेसिडेंट नसीर को अरब लीडर का अरब नेशनलिज्म का उन्हें लीडर माना गया। डिफीट ऑफ द ब्रिटिश इन द स्वेज वॉर ऑफ 1956, इससे वो हीरो माने गए। इससे बगदाद पैक्ट भी खत्म हुआ, अरब नेशनलिस्ट आइडियाज प्रमोट हुए, लेकिन लॉन्ग टर्म में ये भी नहीं चल पाएंगे। बाय 1970, एज आई टोल्ड यू, दैट दे विल बी एबल टू not make a much difference because US is going to rise, British is also going to make impact, USSR भी 1991 के बाद कुछ नहीं कर पाए। So the traditional long-term strategic support of the US to its own interest and to the Israel interest and अपने आप को अरब नेशनलिज्म के अंदर मैन्यूवर करना, इससे आप कह सकते हैं यूएस को और वेस्टर्न वर्ल्ड को फायदा ही हुआ। इसीलिए 1979 में जब स्ट्रॉन्ग नेशनलिस्ट मूवमेंट चलेगी, 1979 में इस्लामिक रिपब्लिक ऑफ ईरान, आयतुल्ला खुमैनी जिनकी हम आज भी बात करते हैं, जो ग्रैंड सुप्रीम लीडर हैं, वो आज भी लाइमलाइट हैं। और वहाँ पर जो है आप कह सकते हैं आयतुल्ला खुमैनी, वो कंट्री जो है वो नॉन लैंड हो जाएगी एक तरीके से, आप कह सकते हैं जो रिलीजियस डोमिनेशन वो बढ़ जाएगा। और जो प्रो ब्रिटिश प्रो यूके प्रो यूएस, साथ साथ में जो प्रो वेस्टर्न आइडियाज की जो सरकार होगी वो गिरा दी जाएगी। आज तक जो अमेरिकन जो डोमिनेशन था वो फिर ईरान में खत्म हो जाएगा। सो सुएज कैनाल का जो हमने बात की 1956 की, आप देखिए कैसे इजरायली इन्वेजन होगा, कैसे यूके और फ्रेंच इन्वेजन होगा, लेकिन किस तरह के डेवलपमेंट होंगे। एंग्लो फ्रेंच इन्वेजन, व्हेन यू रीड इट वेरी केयरफुली, इट इज वन ऑफ द इंपॉर्टेंट इवेंट्स, लेकिन इसके रिpercussions बहुत देर तक पहचाने जाएंगे। तो समझने वाली बात यह है कि किसी ने भी अपने इंपीरियलिस्टिक डोमिनेशन को छोड़ने की बात नहीं की। इजिप्ट इतना बड़ा, इतना पावरफुल कंट्री होने के बाद भी मॉडर्न नहीं था, वो कुछ नहीं कर पाया, अरब नेशनलिज्म को लीड नहीं कर पाया। और अभी भी वही है, अभी भी गाजा में इतना कुछ हो रहा है, सीरिया में हो रहा है, पूरा का पूरा अरब वर्ल्ड उसको देखता है और वो कुछ कर नहीं पाता, जबकि वर्ल्ड में मैक्सिमम जो वेल्थ है एज फार एज पेट्रोकेमिकल्स इज कंसर्न, इट इज बिकॉज ऑफ ऑयल एंड पेट्रोलियम, फिर भी वो कुछ नहीं कर पाए। सो इसराइल, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड। आप देखिए इन द मैप नंबर 2 कि कैसे, किस तरीके से डेवलपमेंट्स हुए, जो हम बात करते हैं किस तरीके से अटैक हुए। इजरायली कैंपेन जो है वो, उन्होंने शर्म अल शेख उसको भी कैप्चर कर लिया था। इट्स अ वेरी फेमस, वेरी वेरी फेमस, वेरी फेमस रिजॉर्ट भी है वहाँ पर, शर्म अल शेख। अभी भी आप चेक करेंगे तो इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंसेज और इंटरनेशनल डिस्कशंस भी होते हैं। शर्म अल शेख इज सो इम्पॉर्टेंट, उसको भी इसराइल कैंपेन में कैप्चर कर लिया गया था। तो इसराइल ने अपनी जगह बनाई, आज भी वही हो रहा है। और ये कैंपेन था 1 से 5 नवंबर 1956 में, सिनाई कैंपेन जिसको हम कहते हैं। और जब हम 1956 में जो ये हमने एंग्लो फ्रेंच लैंडिंग्स की बात की, साथ में हमने एंग्लो फ्रेंच बॉम्बिंग्स की बात भी की जिन्होंने कैनाल को ब्लॉक करने की कोशिश की, इजरायली ऑफेंसिव की बात भी की, ये सब के सब लॉन्ग टर्म इम्प्लीकेशंस लेके आएंगे, ना सिर्फ अरब वर्ल्ड के लिए बल्कि रेस्ट ऑफ द कंट्रीज के लिए भी। जो मैंने 6 डे वॉर की बात की 1967 में, वो यही है कि वो चाहते नहीं थे अरब कंट्रीज दैट इसराइल का एग्जिस्टेंस यहाँ हो, उन्हें लगा ये हमारे साथ बहुत बड़ा धोखा है। इमीडिएट जो ट्रिगर था वो था द क्लोजर ऑफ द स्ट्रेट्स ऑफ तिरान बाय इजिप्ट एंड द एक्सपल्शन ऑफ यूएन पीस कीपिंग फोर्सेस फ्रॉम सिनाई पेनिनसुला। साथ साथ में मिलिट्री मोबिलाइजेशन, जैसा कि हम इंडिया ने प्रॉक्सी वॉर जैसे पाकिस्तान के झेले हैं, इस तरह का मिलिट्री मोबिलाइजेशन अगर हम बात करें, अपने अपने वजूद को बचाने के लिए सब करते हैं, तो मिलिट्री मोबिलाइजेशन बाय अरब कंट्रीज, उन्होंने ऐसा किया। इससे 1967 का वॉर होता है। पाकिस्तान भी ब्लेम यही करता है कि वो अपने वजूद को बचाने के लिए, कश्मीरी आज़ादी के लिए प्रॉक्सी वॉर को सपोर्ट करता है, लेकिन एक्चुअली में इट इज नॉट हेल्पिंग एनीवंस कॉज एंड इट इज ए टेररिज्म पर से भी नहीं कहना चाहिए मुझे, टेररिज्म इनफैक्ट। और इंडिया ने उसको पूरे वर्ल्ड के सामने रखा भी है। सो ड्यूरिंग द वॉर इसराइल ने जो है प्रीएम्प्टिव एयर स्ट्राइक्स की, सिग्निफिकेंट पोर्शन इजिप्शियन एयरफोर्स का डिस्ट्रॉय कर दिया। इट वॉज स्पेक्टेकुलर सक्सेस, ह्यूमिलेशन फॉर अरब स्टेट्स। इसराइल ने, जैसा मैंने आपको कहा, सिनाई पेनिनसुला, गाजा स्ट्रिप सब कैप्चर कर लिए। वेस्ट बैंक, ईस्ट जेरूसलम जॉर्डन से कैप्चर हो गया, और गोलन हाइट सीरिया से कैप्चर हो गया। और लाखों पैलेस्टीनियंस को रिफ्यूजी कैंप्स में इधर से उधर भागना पड़ा। एंड
इसराइल ने साथ साथ में वेस्ट बैंक और गाजा स्ट्रिप को, गाजा पट्टी जिसको हम कहते हैं, उसको भी कैप्चर करने की तैयारी या उसको भी इन्फ्लुएंस करने की तैयारी कर ली। इजिप्ट, सीरिया, अरब स्टेट्स, बाद में उन्होंने दोबारा जो यम कपूर वार मैंने आपको अभी बताया, जस्ट रिपीटिंग इट, उसके अंदर वो दोबारा कोशिश करेंगे। वो फोर्थ मेजर कॉन्फ्लिक्ट होगा। उसमें कर्नल नासिर जो बहुत पॉपुलर थे उन अपनी सोशलिस्ट पॉलिसीज के लिए, जो मैंने अभी बताया, वो कोशिश करेंगे कि लीड करें। लेकिन कुल मिलाकर आप कह सकते हैं कि चीज़ें मूव हो रही हैं, आज भी वो सिचुएशन जारी है, आज भी वो फाइट जारी है। और सोशलिस्ट पॉलिसीज जो इजिप्ट की हैं, लैंड डिस्ट्रीब्यूशन है, इंडस्ट्रियलाइजेशन है, आसवान डैम इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट एग्जांपल ऑफ द डेवलपमेंट इन इजिप्ट, जिसको हम ओल्ड एनसीईआरटी ज्योग्राफी बुक्स में ही पढ़ते हैं, वो भी चलेगा। लेकिन फिर भी आप कह सकते हैं कि एंटी इजरायली जो प्रोपोगेंडा था, एंटी इसराइल का जो प्रोपोगंडा था, वो कामयाब नहीं हो पाएगा। और आज की डेट में रशिया भी इसमें कोई खास मदद नहीं कर पा रहा है। प्रेशर आएगा अरब स्टेट्स के ऊपर पीएलओ के द्वारा कि कुछ किया जाए, तो एसेसिनेशंस होंगे, टेररिस्ट अटैक्स होंगे। और अनवर सद्दात वो बाद में पीस सेटलमेंट निगोशिएट करेंगे इसराइल और यूएस के साथ। लेकिन फिर भी आप कह सकते हैं इससे बहुत ज़्यादा बेनिफिट लॉन्ग टर्म में नहीं होने वाले, क्योंकि ऑयल भी है, स्ट्रेटेजिक लोकेशन भी है, और साथ में मैं क्या चाहता हूं ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। तो 6 डेज वॉर डायरेक्ट नहीं आने वाला। ना यम कपूर वॉर की बात डायरेक्ट हो रही है, ना इसराइल कैप्चर की बात हो रही है। बात हो रही है कि एजेंडा क्या है, बात हो रही है कि इशू क्या है। आप देखिए, जो ये 6 डेज है 1967 में, वी आर जस्ट शोइंग इट थ्रू कि कैसे हुआ। इसमें भी आपको की एक दो लोकेशंस, एक दो नाम याद होने चाहिए। और आप स्ट्रैटेजी देखिए, आप प्रैक्टिकलिटी देखिए कि उस समय में भी इसराइल अपने वजूद को बचाने के लिए किस हद तक, कैसे, क्या कर सकता है। तो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर अस टू रिमेंबर एंड टू सी। इसराइल का 6 डे वॉर, दैट इज हाउ इट इज। आप अगर इसको, व्हेन यू कम बैक टू द लेक्चर एंड यू स्टॉप इट एंड ट्राई टू अंडरस्टैंड एंड सी, देन यू विल फाइंड कि एक तरीके से पूरा स्ट्रेटेजिक डेवलपमेंट था। एक तरीके से पूरा का पूरा, आप देखिए कैसे, इफ आई सी द सिनाई पेनिनसुला की बात करूं, तो आप देखिए किस तरीके से ये एरोज, दिस एरोज आर शोइंग कि कैसे इसराइल ने स्ट्रैटेजिक प्लानिंग के साथ साथ इजिप्शियन यूनिट्स को पैरालाइज कर दिया, कुछ छोड़ा ही नहीं। इधर आप देखें, इधर आप देखिए, तो आप देखिए कैसे तेल अवीव, यानी कि इसराइल की जो कैपिटल है, उसने किस तरीके से पूरा प्लान करके कैसे जॉर्डन को उसने पछाड़ दिया। So they, so that is why today also no country had enough confidence surrounding Syria that they can even think of. Such is the high tech, such is the development, such is the what we should say, such is the greatness of uh, determination of the Israeli people. So जब इसराइल इजिप्ट की बात होती है, सिनाई पेनिनसुला के लिए हुई। इसराइल सीरिया की बात होती है, गोलन हाइट्स के लिए बात हुई। अरब कोलिशन कुछ नहीं कर पाया। अरब फोर्सेस कोऑर्डिनेटेड असॉल्ट करेंगे भी, इसराइल एक दो बार चौंकेगा भी, सुएज कनाल को क्रॉस करके जब सिनाई पेनिनसुला में इजिप्शियन पावर्स और बाकी अरब फोर्सेस आती भी हैं। तो लेकिन आप देखिए कि सिग्निफिकेंट एडवांसमेंट के बावजूद इसराइल जो है वो क्विकली काउंटर ऑफेंसिव लॉन्च करेंगे, और वो जो है अरब एडवांसेस को ना सिर्फ होल्ड करेंगे बल्कि उनको बैकवर्ड पुश भी कर देंगे। इसराइलीज उनको इन सब के बावजूद भी, जो कि उनको व्हाट वी कैन से डोमेस्टिक इश्यूज, वन कैन से इकोनॉमिक प्रॉब्लम्स, वन कैन से सपोर्ट फ्रॉम द यूएस एंड अदर, यूके आल्सो वन कैन से, बट स्टिल दे आर नॉट गोइंग टू गिव अप। The state of these 6 days war or the Yom Kippur War of 1973, these are very, very important to understand the legacy and to understand that क्या डायनेमिक शिफ्ट हुए अरब इजरायली कॉन्फ्लिक्ट में। एक तरफ आप कह सकते हो अरब स्टेट्स कैपेबल तो हुए सक्सेसफुल ऑफेंसिव लॉन्च करने में, पीस नेगोशिएशंस भी बढ़ी, लेकिन कुल मिला के लास्ट में इसराइल ने ही अपना पलड़ा भारी रखा। तो आप कह सकते हैं कि बाद में जब ईरान इराक वॉर हुए, या अभी आप देख लीजिए जब सीरिया में सत्ता का परिवर्तन हुआ, ऐसे ऐसे डेवलपमेंट से इसराइल को बेनिफिट ही मिला। दिस अगेन वन एग्जांपल हाउ सुएज कैनाल एरिया, जो सिनाई में पेनिनसुला में जो हम कैंपेन की बात कर रहे हैं, कैसे उसने सपोर्ट किया। दिस वन मोर एग्जांपल, आप देखिए कैसे इट हैज बीन वेरी वेरी स्ट्रैटेजिक, इट हैज बीन टू द कोर, एंड दे पुट देयर एवरीथिंग इनटू द डेवलपमेंट and also into the existence, I would say, of Israel. That is why US always stand by. There are so many other reasons why
US is standing with them in all circumstances. So go through the complete understanding and the lecture once more. तो दो तीन इसमें की फैक्ट्स हैं, जो इंपॉर्टेंट वॉर्स हुए उनको आप देख लीजिए, लेकिन मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज दैट यू मस्ट बी एबल टू अंडरस्टैंड क्रोनोलॉजी क्या है वो समझिए। दिव्या। सर हमारे दो क्वेश्चंस है। पहला कि फिलिस्तीन और जब इसराइल की बात करते हैं तो यूएन ने 1947 में इनको बनाया। तो जब यूएन की या यूएस की या यूके की वो देखते हैं तो उनका ज़्यादा झुकाव इसराइल की तरफ क्यों देखने के लिए मिलता है, फिलिस्तीन की तरफ क्यों नहीं मिलता, अगर उनके साथ इतनी चीज़ें हुई हैं। क्योंकि किसी भी हालत में जो एथिक्स होते हैं, इंटरनेशनल मोरल्स होते हैं, गवर्नेंस सिस्टम होता है, अगर आप वाकई जो करना चाहिए अगर आप वही करोगे, तो ऐसा वेस्टर्न वर्ल्ड का कभी भी रुतबा नहीं रहा, ऐसा उनकी सोच का पार्ट नहीं रहा। कॉलोनियलिज्म उनके खून में है और डोमिनेशन भी उनके खून में है। उसको आप उसको आप सब्जेक्ट टू इंटरप्रिटेशन है दैट वी आर रिच बिकॉज वी आर लिटरेट, बट द क्वेश्चन अराइजेज व्हाई यू आर मोर लिटरेट देन अस, then their answer is because you are inferior, you are uncivilized, we are civilized. तो बात यह है, आप गरीब को गरीब ना मानकर उसकी दरिद्रता का मजाक उड़ाते हो, आप उसकी गरीबी के लिए उसको ब्लेम करते हो, लेकिन आप जो उसका पैसा चुरा रहे हो, आप जो टैक्स भी नहीं भर रहे हो, या आप जो अपने लाइफस्टाइल को मेंटेन करने के लिए आप दूसरे को जानबूझकर भी आप पीछे रख रहे हो, इस तरह का माइंडसेट नेशंस का रहा है। तो नेचुरली यही माइंडसेट यूके ने, यही माइंडसेट यूएस ने भी शो किया है। वहां की इकोनॉमी को रन करने में ज्यूज का बहुत बड़ा हाथ है, वहां की लॉबी इतनी तगड़ी है। तो यूएस क्या है? यूएस भी इंडिविजुअल्स की वजह से ही तो नेशन है। क्योंकि यूके ने, अगर हम फिलिस्तीन में जो ज्यूज आए एक तरह से वो रीजन वही थे, तो उसके बावजूद भी जब हम भाई देखते हैं। उन्होंने आसान रास्ता देखा, वहां पर भी जो बोलने वाले हैं, अगर मैं हूं और मेरे मन में भी ये है कि भाई आप तैयारी करके आप बनो, कल को ये कोई पूछने की दिव्या ही क्यों बन रही, मानसी कैसे बनी, तो जो करेगा वो बनेगा, यानी जो बैठा है वो डिसाइड करेगा। वो अगर गलत डिसाइड करेगा तो गलत होगा। तो उन्होंने वो डिसाइड किया, उनको लगा भाई एंशियंट होमलैंड हम तो बात करते हैं चर्चाओं में, क्योंकि बात पहले क्रूसेड्स की हो रही है। क्योंकि आप देखिए, जेरूसलम में ही अल अक्सा मॉस्क है, जेरूसलम में ही जीसस का बर्थ है, वहीं पर हम ज्यूज की बात करते हैं, वहीं पर हम इस्लाम की बात करते हैं, वहीं पर हम, तो जो जो जेरूसलम इज एन अमेजिंग, अमेजिंग मतलब वर्ल्ड का मोस्ट, इट्स अ मोस्ट, अगर आप वेस्टर्न वर्ल्ड की और उन सब की बात करो, अगर आप हिंदुइज्म को हटा दो, तो वो सबसे सेक्रेट साइट हो जाती है। इन वन सेंस एवरीबॉडी वांट टू बी पार्ट, एवरीबॉडी वांट टू हैव आइडेंटिटी लिंक विद इट, खत्म बात। सर सेकंड क्वेश्चन है कि जब हम इसराइल और अरब कंट्रीज और यूएस की बात करते हैं तो देखते हैं वहाँ डेवलपमेंट हुई, ऑयल रिफाइनरीज आई, वो सब में उनका रोल था। लेकिन जो सर ब्रेक डाउन हुआ उसके क्या रीजन थे? यूएन किसका ब्रेकडाउन? जैसे इसराइल के बीच में और जो अरब कंट्रीज के बीच में इश्यूज क्रिएट भाई हुए सर। एकता तो कभी हुई नहीं, क्योंकि सारे अरब कंट्रीज कभी एक लेवल पे है ही नहीं। जी सर। शुरू में सारे कबीलियत हैं, कबीलों के सरदार बैठ गए, सरदार को जो है पावर आ गई, सरदार जो है वो प्रो मोनार्क हैं, और प्रो मोनार्क जो है, प्रो मोनार्क जो है वो प्रो वेस्टर्न पावर्स हैं। जी सर। जब वेस्टर्न पावर के साथ आपकी बातचीत चल रही है, आप में इतना दिमाग ही नहीं है, चला वो ही रहे हैं। आपको कन्विंस कर दिया मैंने कि मैं जो बोल रहा हूँ वो ठीक है, और आपको पता है कि आप अपने लोगों की नहीं सुन रहे हो। सऊदी अरेबिया में वुमेन कार नहीं चला सकती, सऊदी अरेबिया में वुमेन जो है चिल्ला नहीं सकती, सऊदी अरेबिया में कंजर्वेटिव आइडियाज को प्रमोट किया गया है, अब तक अब थोड़ा बहुत लिबरलिज्म आया है। जी सर। ईरान में आप हेड स्कार्फ के बिना अगर तुम दोनों ऐसे क्लास कर रही होती तो हम तीनों अभी होते जेल में। जी सर। सिंपल। ओके सर। हेड स्कार्फ के बिना आपने जो है मर्द के सामने तुम दोनों को तो सर कलम कर दिया जाता। और मेरा मेरा क्या होता, मुझे यूएस भागना पड़ता। सर यही पूछना था। बस बता दिया मैंने तेरे को। हाँ जी, आपको कुछ कहना है? तो यही एंड में कि अल्टीमेटली यूएस ही ड्राइव कर रहा है सब चीज को। इसराइल को लग रहा है वो कर रहा है, बट यूएस कर रहा है। ऑब्वियसली, वो तो है ही। हम्म। इसराइल को कहाँ लग रहा है वो कर रहा है, इसराइल को पता है। हाँ सर, Israel इसराइल is और like a smart is like a smart student who wants to crack UPSC exam, हम्म। and wants, who is very intelligent and can study very hard, जी।
और उसको पता है कि बस यूएस सर मुझे बताते रहे और राइट टाइम पे मेरा सपोर्ट हो, मैं उनके साथ खड़ा ही हूँ, तो मेरा पेपर निकल जाएगा। हाँ। इसराइल इज ए कॉन्फिडेंट कंट्री। वो अपने उसमें क्लियर है, उसके अपने इंटरप्रिटेशन बिल्कुल क्लियर है। जो डेजर्ट में भी पानी उगा सकते हैं, जो टॉयलेट के पानी को पीने का रिवर्स बना सकते हैं, जो डेजर्ट में भी सब्जियां उगा सकते हैं। आप सोचिए, वर्ल्ड के जो बहुत बड़े बड़े स्टार्टअप्स हैं, वर्ल्ड के जो बहुत बड़े बड़े इनोवेटिव आइडियाज हैं, वो इसराइल से ही जुड़े हुए हैं। जी सर। एडवर्सिटी ब्रिंग्स ग्रेट आइडियाज। तो ये हमारे लिए भी एक लेसन है। हम्म। We'll get back to the next lecture. Thank you very much.